ईयर है, नॉलेज हो जाएगा तो फिर सेकेंड ईयर से थोड़ा कर लिया करेंगे। Everybody is requested to please keep mute yourself. Audible to you people? My voice is audible to you people? Yes, ma'am, it's audible. Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। गुड How are इवनिंग you, मैम। everyone? Can we start? I Yes. request everyone अपने अपने माइक्स म्यूट कर दो। ठीक है। ऑनलाइन उत्तरांचल यूनिवर्सिटी नैक एक्रेडिशन A+ रेटिंग November 2024 semester first economics for managers OMBA 133 live session 9. Today we people are supposed to discuss national income. हमारी मार्केट्स हो गई थी। Everyone, we people are done with markets. लेक्चर लगाते हो तुम लोग सब, क्या करते हो? इन्फॉर्म मैम में। परफेक्ट कंपटीशन हुआ था। कंपटीशन हुआ था? परफेक्ट कंपटीशन हुआ था। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तक हो गया था ना? हाँ, सबका मार्केट का पूरा नॉलेज हुआ था, लेकिन सब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन ये दोनों हुआ था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हुआ था ना मोनोपोली। उसके डायग्राम्स भी हो गए थे। वी हैव गॉन थ्रू ऑल द डायग्राम्स ना। मैम डायग्राम्स नहीं हुए थे। चलो मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करती हूँ, देन कंफर्म में आउट, ठीक है? लास्ट हुआ था मैम डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन, ये वाला डायग्राम हुआ था। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। हाँ मैम। यही करवाया था लास्ट मैंने, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यही हुआ था ना लास्ट स्लाइड्स में?
हाँ मैम, ठीक है ना, डन प्राइस करेंगे ना। डिटरमिनेशन। स्ट्रक्चर हुआ था मैम। डन डन डन। Now today the topic that is national income. मैम स्लाइड ये नेशनल इनकम पे ही है, आगे का हाँ हाँ, स्लाइड नहीं दिख रहा है। अभी नेशनल इनकम पहले एक्सप्लेन तो कर दूं तुम लोगों को। ठीक है, और लास्ट में मैडम ओके। बता दीजिएगा कैसे असाइनमेंट लिखना है। डोंट वरी, आई विल इन्फॉर्म यू बच्चा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नेशनल इनकम इज। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम एक वो इनकम होती है जो इंटायर इकोनॉमी जनरेट करती है ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, एक साल में जितनी भी इनकम जनरेट की जाती है पूरी इकोनॉमी में, दैट थिंग कम अंडर योर नेशनल इनकम। ठीक है, कई बार हमारे पास इसमें प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, कई बार इसमें हमारे पास बायर्स भी होते हैं। ठीक है, लोग इसमें स्पेंडिंग भी करते हैं, मनी स्पेंड भी होती है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? ऑल दैट पर्टिकुलर थिंग्स विल कम अंडर योर नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम किसको कैलकुलेट करते हैं? फॉरेन से कोई इनकम आई उसको भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कोई चीज हमने प्रोड्यूस की उससे भी हमारी इनकम जनरेट होती है। बेसिकली होता क्या है, मार्केट में एक सर्कल क्रिएट होता है। एक सर्कल क्रिएट होने का मेरा क्या मतलब रहता है? देखो, हम लोग बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम ऑर्गेनाइजेशन को या एक इंडस्ट्री को क्या प्रोवाइड करते हैं? हम लोग उनको लेबर प्रोवाइड करते हैं। इंडस्ट्री हमें क्या प्रोवाइड करती है? इंडस्ट्री हमें रिटर्न में, जब भी हम कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, ठीक है, हमने अपनी सर्विसेज दी उस ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन ने रिटर्न में हमें क्या दिया? पैसे दिए। ठीक है, दिस इज, तो यहाँ पे इकोनॉमी में क्या हुआ? हमने सर्विसेज दी, हमारे पास क्या आया? पैसा आया। जो ऑर्गेनाइजेशन ने सामान प्रोड्यूस किया था, जो हमने वहां पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए थे या प्रोड्यूस किए थे, वही प्रोडक्ट हमने मार्केट में खरीदा। ठीक है, तो वो इनकम अल्टीमेटली किसके पास चली गई? दोबारा फैक्ट्री के पास चली गई। फैक्ट्री के पास कहाँ से गई? फैक्ट्री के पास गई जो हमने स्पेंड किया पैसा इन द मार्केट, तो वो पैसा वापस फैक्ट्री के पास चला गया, तो फैक्ट्री का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो दैट थिंग कम अंडर योर इनकम। हमारी इनकम क्या थी? द मनी विच इज बीइंग जनरेटेड बाय अस व्हाइल स्पेंडिंग 7 आवर्स और 8 आवर्स इन अ डे। तो फैक्ट्री को पैसा कहाँ से मिला? जो चीज हमने मार्केट में से खरीदी। ठीक है, तो एक बड़ा छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट नेशनल इनकम इज। तो नेशनल इनकम में होता क्या है? दिस इज नॉट द मनी जनरेटेड सोर्स, कि हमने सिर्फ पैसा मार्केट में उनको दिया। पैसा फॉरेन से भी आता है। ठीक है, पैसा आपके पास रेंटल इनकम भी होती है। पैसा आप कोई ऑनलाइन ट्यूशंस पढ़ाते हो या कोई काम करते हो उससे भी आपके पास जनरेट होता है। पैसा आपका कोई भी सोर्स जहां से भी आप पैसा जनरेट कर रहे हो, इनकम जनरेट कर रहे हो, कहीं से भी आपके पास मनी आ रही है, दैट थिंग इज बीइंग इंक्लूडेड अंडर इनकम ऑफ योर्स। ठीक है, तो फिर हम लोग एग्जांपल किस चीज का देते हैं? हम लोग देते हैं, पहले एक इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री हो गई। इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर बहुत सारी सिटीज हैं, सिटीज के अंदर बहुत सारे विलेजेस हैं। ठीक है, तो विलेजेस में कितनी इनकम जनरेट हुई? वो विलेजेस ने कवर किया स्टेट सिटीज में। cities are being converted into districts, districts are being converted into state। ठीक है, स्टेट की जब हमारे पास इनकम सब जनरेट हो सुना गई, लिया, जब सब हमारे क्या पास पैसा आ गया, करना आफ्टर दैट दैट स्टेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू, मतलब कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में जितनी भी स्टेट्स हैं सबका जब हमने कैलकुलेट किया कि व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, वहां से मेरे पास क्या निकल के आई? नेशनल इनकम। मतलब ये कंसेप्ट इज वेरी गुड, बट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम दैट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट कि इनकम कितनी हम हेलो लोग मैम। जनरेट कर। हेलो मैम। यस,
someone is disturbing class by speaking. Can you mute it from your side because someone's speaking a lot and disturbing the class. Already we can't hear it. आई रिक्वेस्ट एवरीबडी प्लीज अपने माइक्स आप ऑफ कर दीजिए. आई थिंक सो द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज क्लियर टू यू कि कोई भी इनकम हम सोसाइटी में जनरेट करते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर. ये चीज आपने पूरी अच्छे से याद रखनी है. जो इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन निकल के आती है, एक साल में हमने कितनी इनकम जनरेट की उस पर्टिकुलर कंट्री ने, दैट थिंग इज बीइंग कम अंडर योर नेशनल इनकम. ठीक है. तो इसी द टोटल वर्थ ऑफ ऑल द इकोनॉमिक communities produced by the nation is one way of thinking what is meant by the national income. Each of the terms is defined. Net value, economic goods produced, and nation is bound by a large area of reference which is generally acknowledged. ठीक है. तो नेशनल इनकम को आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है. इंटरव्यू में भी यूजली क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम. तो क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ वन सिंपल लाइन, द इनकम विच इज बीइंग जनरेटेड बाय द नेशनल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर, दैट थिंग कम अंडर योर नेशनल इनकम. नेशनल इनकम रेफर्स टू द इंटायर अमाउंट. मतलब हम लोग ये नहीं कहते कि थोड़ा बहुत अमाउंट, जितना भी अमाउंट हमने ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट किया है. ठीक है. मैं आपको एग्जांपल दे रही थी फैक्ट्री का. फैक्ट्री में अगर हम लोग काम करते हैं हमें मिलती हैं वेजेस. ठीक है. वही ऑर्गेनाइजेशन क्या अर्न करती है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है. ऑर्गेनाइजेशन को क्या पे करना पड़ता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहीं से लोन लिया होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है लोन अमाउंट का. उन्होंने अपनी बिल्डिंग भी लगाई होगी, लैंड एंड बिल्डिंग, तो वहां पे उनको रेंट भी पे करना होता होगा. ठीक है. तो ये सारी चीजें, मैंने किसी को रेंट पे किया तो सोर्स ऑफ इनकम इज बीइंग जनरेटेड फॉर द अनदर पर्सन. आई हैव पेड इंटरेस्ट टू एनीबॉडी, तो सोर्स ऑफ इनकम इज बीइंग जनरेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर. तो ये जब ये सर्कल मेंटेन करना शुरू करते हैं हम लोग, तो बीच में बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाती हैं. अब मैं आपको गवर्नमेंट का अगर एग्जांपल देती हूँ, वेयर द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंसर्न ऑफ नेशनल इनकम. काम तो प्राइवेट एजेंसीज कर रही हैं, काम तो प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हैं, पैसा तो हम लोग, मतलब कि हम लोग वेजेस ले रहे हैं जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं. तो वेयर द रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज कम, government role will come in concern of development of that particular nation. ठीक है. टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द बिग प्लेयर्स, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है बिग प्लेयर्स के. दैट विल बी द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, जितना वो टैक्स चार्ज कर रहे हैं. ठीक है. आज की डेट में आपने देखा होगा डिफरेंट टैक्स हैज बीन चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक. ठीक है. मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको. थार जो गाड़ी आती है, फोर व्हीलर, आपने सबने सुना होगा थार गाड़ी आती है. द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कार इज 12 लाख रुपीज, बट जो गवर्नमेंट मार्केट में सेल आउट करती है दैट इज ऑफ 24 लाख. पढ़ भी लेना चाहे, दिस विल बी द लाइफ एग्जाम्पल जो आप दे सकते हो इन कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट. उसके ऊपर 2 लाख रुपया, 1 लाख 60, मतलब कि 1,60,000 के करीब स्टेट टैक्स लगता है. 1,60,000 के जीएसटी लगता है. उसके बाद 1,60,000 इज बीइंग द रोड टैक्स. तो 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 6 लाख और 8, मतलब कि ये सब करने के बाद द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कार इज बीइंग टर्न टू बी 24 लाख. इतने टैक्सेस गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है. तो दिस इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. तो वो सारी चीजें भी क्या चली जाती हैं, हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाती हैं. डेफिनेटली बेटा, दीज आर एग्जाम्पल्स. आप इन एग्जाम्पल्स को अपने फाइनल एग्जाम्स में कोट कर सकते हो, नॉट हार्म इन इट. ठीक है. अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल क्या कहता है, मार्शल वाज वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट. आपके पास जितनी भी डेफिनेशन होंगी, हम लोग अगर थ्योरी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं,
थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो मैक्सिमम डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय मार्शल। तो आपने मार्शल का नाम हमेशा याद रखना है और ट्राई टू फाइंड आउट द डेफिनेशन विच इज बीइंग गिवन बाय द मार्शल, क्योंकि आप बड़े कॉन्फिडेंस से पेपर में भी लिख सकते हो द डेफिनेशन एज पर द मार्शल, अकॉर्डिंग टू मार्शल। क्योंकि इकोनॉमिक्स में मार्शल की डेफिनेशन मिलेगी आपको, रॉबिन्स की डेफिनेशन मिलेगी, एडम स्मिथ की डेफिनेशन मिलेगी। दीज आर 3 और 5 इकोनॉमिक्स जिसकी डेफिनेशन आपको इकोनॉमिक्स में मिलती हैं, ठीक है। द लैंड एंड कैपिटल ऑफ अ नेशन operating on the national resources of the nation generate annually a particular net aggregate of commodities, both material and intangible, including services of every type. This is a real annual net income of or revenue of the country, which can also be referred to as a national dividend. In this context, the definition, the word net refers to the amount that are subtracted from the gross national revenue in order to account the machine depreciation and wear and tear, and additional to this। तो इसकी डेफिनेशन, मार्शल की डेफिनेशन आप लर्न करके कॉट कर सकते हो। Devang, even I was holding doubt that these topics was pending. Definitely I'll clear these topics. Don't worry. Don't worry, beta. Definitely I'll clear all these topics to you. नेशनल इनकम के अगर हम लोग फीचर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हम लोग कभी भी जीडीपी की बात करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है, हमारी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी आई है एज कंपेयर टू द अनदर कंट्री। व्हाट हु विल बी द पॉलिसी मेकर जो हमारी कंट्रीज का डाटा असेस करके इफेक्टिवली कैलकुलेट कर रहा है। अपने आप सोच के देखो कि हम लोग कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं कि एक विलेज की इनकम कितनी हुई, फिर स्टेट की इनकम कितनी हुई, फिर एक डिस्ट्रिक्ट की इनकम कितनी हुई, उसके बाद एक पर्टिकुलर स्टेट, उसके बाद इंटायर नेशन की इनकम कितनी हुई। तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो दैट इज द परफॉर्मेंस विच हैज बीन डन ऑन द बिहाफ ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसमें हम लोग इंडिकेट करते हैं हु विल बी, मतलब कि आज की डेट में कौन सी ऐसी स्टेट है जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट में कन्वर्ट हो चुकी है। आज की डेट में वो स्टेट्स ग्रो कर रही हैं जहां पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड होनी शुरू हो गई है। इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड अगर हम लोग बात करते हैं गुजरात की, ठीक है, तो गुजरात नाउ डे गुजरात इज मूविंग एट अ वेरी हाई पीक। तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है उस पर्टिकुलर एरिया के साथ एसोसिएट होने में जहां पे उनका वर्थ ज्यादा निकल के आ रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बेसिकली डिपेंड अपॉन कंट्री टू कंट्री एज वेल एज, अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट टू स्टेट की या कंट्री टू कंट्री की, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ता है, अच्छी हेल्थ की वजह से, अच्छी एजुकेशन की वजह से, हाई कंजम्पशन लेवल की वजह से, इंप्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशन ऑफ द जनरल पब्लिक। So these are the basic standard of living which is being provided by the government to the general public. So these things are also included under national income। अगर हमारी national income increase होती है तो all these faculties being provided by the government to the general public। इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो सेफ्टी, सिक्योरिटी, safety of the general public, security of the general public, to safeguard the interest of the general public, and to provide job opportunities in the coming environment. So the level of standard of the living get increase। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, गवर्नमेंट आर देयर टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी। हमारे पास दो तरह से पॉलिसीज होती हैं, एक होती है आपकी फिजिकल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। आई क्लियर बोथ द पॉलिसी। ये फिजिकल पॉलिसी क्या कहती है, ऑल द टर्म्स कंडीशंस rules regulations process and procedures are mentioned in physical policy। फिजिकल पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, क्या रूल्स रहेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्रोसीजर हमने फॉलो करना है, क्या उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज रहेंगी, ईच एंड एवरीथिंग विच हैज बीन मेड और डिजाइंड बाय द गवर्नमेंट इज देयर इन फिजिकल पॉलिसी। अगर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं
तो ऑल द मनी मैटर्स, जितने भी पैसे के कंसर्न में जो भी मैटर्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मेरा मैसेज अगर हम लोग थोड़ी देर में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लेट मी क्लियर द टॉपिक टू यू पीपल। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या कहती है? मॉनेटरी पॉलिसी कहती है हमारे पास जो भी मनी मैटर है, जितने भी हमारे पास टॉपिक्स आते हैं इन कंसर्न ऑफ, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट एफडी के इंटरेस्ट रेट, एफडी क्या होती है, दैट इज फिक्स डिपॉजिट्स। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देती है, और उस टाइम पे क्या होता है, फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट गेट इंक्रीज, बिकॉज हर बंदा कहता है कि एफडी के रेट, बैंक में अगर हम पैसा रख रहे हैं तो हमें सिर्फ 4 या 5% भी पीपल आर गेटिंग। वही पैसा अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है कि हमने इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करके चलती है। एफडी के रेट्स रिड्यूस हो जाते हैं, ताकि जितना भी हम लोग पैसा मार्केट में फ्लो कर सकते हैं वो फ्लो होना शुरू हो जाए। ठीक है, लास्ट ईयर बजट में अ स्पेशल पॉइंट इज बीइंग रेज्ड बाय सीतारमन, दैट वाज कि जितनी लोग पहले सेविंग करते थे उससे सेविंग अभी कम हो गई है। इन्फ्लेशन वाज वन ऑफ द रीजन कि हाँ भी चीजों के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं मार्केट में, बट अनदर रीजन वाज दैट कि लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। दे ट्राई टू मेक आउट मनी विद देयर ओन मनी। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मेशन में आप दो चीजें मेंशन करोगे, फर्स्ट, बल्कि जितना भी मैं बोल रही थी दैट इज टू क्लियर द टॉपिक टू यू पीपल, बट आपने जो लिखना है दैट इज फर्स्ट, दैट इज क्राफ्ट ऑफ फिजिकल, सेकंड वाज द मॉनेटरी पॉलिसी विच वाज डिजाइन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी बंदा होता है उसको वो फॉलो करनी पड़ती है। कंपैरिजन एंड बेंचमार्क्स, नेशनल इनकम के अंदर डाटा जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है, दैट थिंग विल बी कंसीडर एज अ बेंचमार्क। ठीक है, उसको ही हम लोग कंप्यूट करके चलते हैं, कैलकुलेट करके चलते हैं और कंसीडर करके चलते हैं। फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी में बेटा हमारे पास जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसेस, प्रोसीजर्स हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में डिफाइन कर रहे हैं, हमने मॉनेटरी पॉलिसी में डिफाइन किया पैसे से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं। बट फिजिकल पॉलिसी में हमारे पास पैसे से रिलेटेड मैटर्स नहीं होते हैं। हमारे पास कौन से मैटर्स होते हैं, दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, कंपनसेशन किसी को प्रोवाइड करना है, ठीक है, इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस, टू प्रोवाइड बेटर इन्वायरमेंट टू द इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास और भी बड़े सारे मैटर्स होते हैं, दे आर नॉट रिलेटेड विद द मनी। तो वो सारी पॉलिसीज आपकी किस में आती हैं, दैट थिंग कम अंडर योर फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन एंड बेंचमार्क। नेशनल इनकम के अंदर कोई भी पॉइंट हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, तो दैट इज बीइंग कंसीडर एज अ बेंचमार्क। आंटी गोल्ड प्लेट दीजिए। बेटा अपना माइक ऑफ कर दो प्लीज। कंपैरिजन किसके साथ, कंपैरिजन हमारी नेटिव कंट्रीज के साथ। ठीक है, हम लोग बेसिकली क्या करना चाहते हैं, वी ट्राई टू सेट आउट अ बेंचमार्क और कंपैरिजन विद अनदर कंट्रीज वेयर वी स्टैंड। यूजली होता क्या है, जो हमारी अगर जीडीपी इंक्रीज होगी, आपने देखा होगा फर्स्ट नंबर पे हम पॉपुलेशन में आना शुरू हो गए हैं, तो हमने क्या सेट कर दिया उस कंसर्न में, दैट इज अ नेगेटिव बेंचमार्क, बट वी हैव ट्राइड टू सेट आउट दैट बेंचमार्क कि इंडिया स्टैंड फर्स्ट इन कंसर्न ऑफ पॉपुलेशन। तो ये क्या होते हैं, जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं विद अनदर कंट्रीज, तीन चार सोर्स रहते हैं कंपैरिजन के, फर्स्ट दैट इज पॉपुलेशन, सेकंड दैट इज सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन, जीडीपी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, द करेंसी वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, ये चार पांच कंपैरिजन के सोर्स रहते हैं, हु इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, और ये सारे नेशनल लेवल पे हम लोग इंक्लूड करके कंसीडर करके चलते हैं।
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। नेशनल इनकम के कंसर्न में हम लोग जब भी बजट बनाते हैं, जो भी पॉलिसी बनाते हैं, उसमें आपने देखा होगा अ बजट अमाउंट और इनकम इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टीज इक्वली। ठीक है, एजुकेशन को भी इक्वल बजट दिया जाता है। जितने भी हमारे इश्यूज रहते हैं दैट इज रिलेटेड टू पॉवर्टी, कोई गरीब है उसको कैसे बेनिफिट देना है, दैट हैज बीन डिस्कस्ड अंडर योर नेशनल इनकम पॉलिसी। स्टेट लेवल पे अदर अलग पॉलिसीज बनाई जाती हैं, सेंट्रल लेवल पे अलग पॉलिसीज बनाई जाती हैं। स्टेट और सेंटर का क्या कंसर्न रहता है? स्टेट मींस द इंडिविजुअल हु इज बीइंग सफर्ड अंडर दैट पर्टिकुलर, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, किसी स्टेट में कोई फ्लड आ गया, कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई, कुछ ऐसी नेचुरल क्लेमिटी आ गई, उस पे हमें क्या, कहाँ से फंडिंग आएगी? दैट फंडिंग हैज बीन गिवन एट द स्टेट लेवल। ठीक है, तो वो कहता है इनइक्वालिटी नहीं होती है कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। जब भी पॉलिसी बनाई जाती है तो ईच एंड एवरी बेनिफिट इज बीइंग गिवन और प्रोवाइडेड टू ईच स्टेट और ईच इंडिविजुअल, सो दैट कि हम लोग जो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स है एवरी इंडिविजुअल को दे सकें। दिस इज वन ऑफ द मेन पॉइंट इन कंसर्न ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अगर यही बात अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे करती हूँ, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। दीज टू ऑर्गेनाइजेशन आर देयर। अगर पहले तो मैंने बोला स्टेट के लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कौन फंडिंग प्रोवाइड करेगा? सेंट्रल लेवल प्रोवाइड करेगा। वही अगर किसी नेशन पे, किसी कंट्री पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हु इज सपोज टू प्रोवाइड फंडिंग टू दैट पर्टिकुलर कंट्री? दैट वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विल स्टैंड अगेंस्ट देम और दे प्रोवाइड फंडिंग टू देम। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसको कंपेयर इंटरनेट मतलब कि नेशनल इनकम के साथ क्या करते, क्यों करते हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट जो मेरे को इनकम जनरेट करके दे रही थी, तो फिजिकल पॉलिसी में हमने क्या किया था, हमने सेट किया था अगर उस स्टेट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और द नेशन, इंटायर नेशन इज गोइंग टू स्टैंड अवे विद दैट पर्टिकुलर नेशन, तो स्टेट सॉरी, तो उस स्टेट के साथ उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इंटायर नेशन विल स्टैंड। इन्वेस्टमेंट एंड बजट डिसीजन, डेफिनेटली बिजनेसमैन के कंसर्न में जितने भी उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन, दैट हैज बीन टेकन, डेफिनेटली दैट हैज बीन टेकन बाय द business owners, but that will be taken with the framework of that policy which is being constituted at the time of Industrial Policy Regulation Act 1956 के अंदर जो भी रेगुलेशन है उस बिजनेस को फॉलो करनी पड़ेंगी ही पड़ेगी। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन के कंसर्न में आ जाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन एज वेल एज टेक्नोलॉजी। नेशनल इनकम हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन द इकोनॉमी। ये तो इकोनॉमिक्स, जब से आपने इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू की है मेरे ख्याल से मैं हर दूसरी तीसरी लाइन में बोल ही देती हूँ कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं दे आर वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, वी ट्राई टू मेक और यूज द पर्टिकुलर रिसोर्सेज इन सच ए गुड मैनर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड है, और द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल हु आर एजुकेटेड दैट इज आल्सो वेरी लिमिटेड। तो रिसोर्स एलोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो पर्सन जिस क्वालिटी के लिए परफेक्ट है, दैट ड्यूटी इज बीइंग असाइंड टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिप्लोमेसी, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ग्लोबल का, इंटरनेशनल ट्रेड का, ग्लोबल का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का। तो जिस भी कंट्री की नेशनल इनकम ज्यादा होती है, फॉरेन कंट्रीज उसके अगेंस्ट अट्रैक्ट फील करती हैं, दे ट्राई टू जनरेट बिजनेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नेशन। ठीक है, तो नेशनल इनकम मेरी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है फॉरेन प्लेयर्स को एक स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए इन कंसर्न ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस, उसके लिए भी हेल्प करती है। आपने देखा होगा आज की डेट में जितने भी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, दो तरह के बैरियर्स होते हैं। एक होते हैं टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स होते हैं दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द मनी। ठीक है, एक होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब मेरे को कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो नॉन टैरिफ बैरियर्स आर रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड
इम्पोर्ट मतलब मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रूल्स, प्रोसीजर, प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, दैट हैज बीन कम अंडर नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट आज की डेट में दोनों जगह पे लिबरल हो गई है, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि जितना इंटरनेशनल ट्रेड होगा उतनी मेरी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। इसमें भी हम लोग दो चीजें इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट आती है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेकेंड आती है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड हु इज गोइंग टू मैनेज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब भी हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक इज द गवर्निंग बॉडी हु इज गोइंग टू कंट्रोल द बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। बोथ द थिंग्स आर बीइंग कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है? सेंट्रल बैंक जितना आज की डेट में बहुत सारे बैंक हैं, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, सारे अपने आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे। तो एट एंड मैं बीइंग अ नेशन, मेरे को कैसे पता चलेगा कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का रिकॉर्ड क्या जा रहा है? ठीक है, तो विथ द अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल बैंक जो भी ट्रेडिंग होती है, जो भी काम होता है, वो सारा होता है सेंट्रल बैंक के थ्रू। सेंट्रल बैंक परमिशन देता है अदर बैंक्स को कि आपने ये काम करना है, और रिकॉर्ड कीपिंग वर्क हैज बीन डन बाय द सेंट्रल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ इंटायर बैंकिंग सेक्टर, सो दैट इंटरनेशनल ट्रेड के कंसर्न में मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों चीजें बैलेंस्ड चले। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिप्लोमेसी। नेक्स्ट आता है आपका मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इन, मतलब कि कोई भी हमारे पास नेशनल इनकम के कंसर्न में इनएफिशिएंट रहता है या अनबैलेंस थिंग्स रहती हैं, we try to protect it out to safeguard that particular thing from the environment। और जिसको भी जो भी रिक्वायरमेंट होती है नेशनल के अकॉर्डिंग या इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, we try to complete out that particular requirement। जब भी हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं, फर्स्ट हमारे पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसकी मैं बात कर रही थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बॉर्डर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। हम लोग इसको एक साल का लेके चलते हैं, regardless of who what will be the resource of producing that particular thing। कोई मैटर नहीं करता कौन सी चीज। आपने जब भी नेशनल इनकम का क्वेश्चन आएगा, आपने पहले नेशनल इनकम का मीनिंग लिखना है, उसके बाद मार्शल की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद 8 और 9 जो फीचर्स हैं, यू हैव टू मेंशन दैट फीचर्स। उसके बाद आता है आपका कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम क्या कहता है? पहले वो बताता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन अ कंट्री, जो हमने प्रोड्यूस किए। ठीक है, दैट थिंग कम अंडर योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स क्या आते हैं हमारे, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या थे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या थी। एक्स मीन्स जितना हमने एक्सपोर्ट किया, एम मीन्स जितना हमने इंपोर्ट किया, उसको हम लोग GDP is the most commonly used indicator to measure a country economic activities and growth. It provides a snapshot of the health of the economy, is widely used as a economic policy making and comparison between the countries। GDP के केस में आपने सिंपल जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किए, हमने बनाए कंट्री बॉर्डर के अंडर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और वेदर रिसोर्सेस हमने यूज किए, फॉरेन के या डोमेस्टिक, इट में इंक्लूड अंडर इट। ठीक है, तो उससे हमारी ग्रोथ कितनी हुई, दैट थिंग हैज बीन इंक्लूडेड अंडर इट। नेक्स्ट आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पास क्या होता है, कई बार हमारे कुछ लोग फॉरेन में भी होते हैं,
वो हमें इनकम मतलब कि हमारे अकाउंट में इनकम आती है, ठीक है। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यूएस से इनकम आ गई, यूनाइटेड किंगडम से, मतलब कि कहीं से भी हमारे पास कहीं से भी इनकम आ गई, ठीक है। देखो, इसमें हमने जीडीपी भी इंक्लूड करना है प्लस इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। मेरे घर से कोई भी फॉरेन में रहता है, ठीक है, मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, आई एम रिसीविंग माई सैलरी फ्रॉम हियर। In fact, my son, he is in foreign, so he pays something to me on monthly basis. So that thing is also included under the income of mine. तो कोई भी income from abroad is being included under gross national product during a particular year. ईयर हम एक ही टाइम लेके चलते हैं, एक साल में मेरे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना हुआ। नेट नेशनल प्रोडक्ट जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसमें से हम लोग लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब जो चीज हमने कंज्यूम कर ली वो लेस हो जाएगी। वन फाइनेंशियल ईयर बच्चे, जितनी भी आप नेशनल इनकम, मैंने पहले ही नेशनल इनकम की डेफिनेशन में आपको बताया है, द इनकम जनरेटेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जो भी हम लोग फॉर्मूलाज कर रहे हैं, मेथड कर रहे हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। अब नेट हमने पहले किया था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल में और नेट में क्या डिफरेंस है? ग्रॉस में हमने सब कुछ इंक्लूड किया था, मतलब कि मेरी सारी इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो भी मैंने इंक्लूड कर लिया था। बट जब भी हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, इट मींस मेरा जितना भी, जैसे डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर हुआ तो वो मैं लेस कर दूंगी। कोई लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स हुआ, दैट थिंग इज आल्सो बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम माय नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। रेस्ट ऑल द थिंग्स आर बीइंग इंक्लूडेड अंडर इट। कोई भी मेरा लॉस हुआ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर while producing final goods and services during a particular year, उसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या निकल आएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। लिखा भी हुआ है, नेट नेशनल प्रोडक्ट provides a more accurate reflection of a country's sustainable production as its account for the depreciation of the capital goods. High depreciation means a large portion of the country income is used to maintain the replace capital rather than the growth. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहले हमने किया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन द सेम कंसर्न कोई भी डेप्रिसिएशन है, कोई भी मेरा लॉस हुआ है इन कंसर्न ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस या कोई किसी भी तरह का, ठीक है, तो दैट थिंग इज बीइंग माइनस फ्रॉम इट। पहले हमने कैलकुलेट किया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद हमने किया था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सेम इन द कंसर्न मेरे यहाँ पे आपका इंक्लूड नहीं होगा नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें से मैं सिंपल जीडीपी इसमें से माइनस कर दूंगी, डेप्रिसिएशन दैट विल बिकम अंडर बाय नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मेरा कोई डेप्रिसिएशन हुआ है इक्विपमेंट्स का, मशीनरी का, इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम रेफर्स टू द टोटल इनकम earned by the country residents from producing a goods and services। इंक्लूड मेरे पास वेजेस आई, कहीं से प्रॉफिट आया, रेंट आया, टैक्सेस आए कहीं से, टैक्सेस माइन एंड माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज मतलब कोई भी बेनिफिट विच इज बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मी, ठीक है। इट इज द टोटल इनकम ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड से, लेबर से एंड कैपिटल से विद इन द इकोनॉमी। मेरी खुद की इकोनॉमी में जितनी भी इनकम मैं जनरेट कर रही हूँ, दैट हैज बीन बेटा असाइनमेंट के लिए आई विल प्रोवाइड योर कॉन्टेक्ट नंबर,
Sonal, I'll explain monopolistic. Don't worry about it. You people are having one contact number of concerned person. You try to call him out. जो तुम्हारी असेसमेंट करवाते हैं, ठीक है, उनको कॉल करो. वो डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन इन कंसर्न ऑफ असाइनमेंट्स. जो एकेडमिक असेस करते हो, आप उनसे बात करते हो ना, उनसे बात करो एक बार. A concerned person who is taking care of your all the issues, that person is going to resolve your all the issues in concern of assignments as well as exams. A number is being shared with you people. Earlier the concern has already told me that you people are having one contact number. Chalo, definitely I'll arrange. Just give me 5 minutes after the lecture. I'll arrange that number for you. ठीक है, first let me clear the topic to you people. Personal income. What do you mean by personal income? The income of any individual household in a country before personal tax are deducted. आपकी वेजेस हैं, सैलरी है, इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, आपका पैसा कोई भी बैंक में पड़ा हुआ था, वहां से आपके पास कोई पैसा आ रहा है, कोई अदर बेनिफिट है, कोई प्रॉफिट कहीं से आप रिटेन कर रहे हो, तो ऑल दैट थिंग्स हैज कम अंडर योर पर्सनल इनकम. बेटा कॉन्टेक्ट नंबर डेफिनेटली I'll provide you. Try to clear the topic और understand the topic बच्चे. अभी ये important है कि आप टॉपिक अंडरस्टैंड करो. डिस्पोजेबल इनकम इज द अमाउंट ऑफ इनकम लेफ्ट फॉर द हाउसहोल्ड. जितनी भी आपके पास इनकम आती है आफ्टर डिडक्शन ऑफ योर टैक्सेस, दैट थिंग कम अंडर योर दिस. देखो आप सारी इनकम, इफ यू पीपल आर अर्निंग 12 lakh rupees इन अ ईयर, इट मीन्स यू पीपल विल कम अंडर अ टैक्स स्लैब ऑफ 30%. 30% किसके बाद? 10 लाख के बाद. 2 लाख के ऊपर आपने 30% देना है. Disposable income means the amount which is being present with you after deduction of tax. That thing has come under your DI income. Definitely per capita income. Per capita income, the most important income, while we people are supposed to calculate the national income. ठीक है, जब हमने national income calculate कर ली, which is being divided by the number population, तो हमारे पास क्या निकलती है? पर कैपिटा इनकम. ये इनकम कैलकुलेट करनी, फाइंड आउट करनी क्यों जरूरी है? You have a Manish, you have a contact number for the assessment and other support now. Kindly share that number with the entire group. Okay, ma'am. वन ऑफ, देखो पर कैपिटा इनकम मतलब कि पर कैपिटा इनकम मतलब इनकम ऑफ ऑल द पर्संस हु आर इन सोसाइटी, दैट थिंग कम अंडर योर पर कैपिटा इनकम. One of your topic is being left, that is of monopoly. ठीक है, I'll clear the topic to you people, don't worry. मनीष, यू, आपका कैमरा ऑन है बेटा?
Monopoly we have already discussed, na? Hello everyone. No, ma'am. Monopoly we have हेलो already discussed. हेलो I have no contact number. हाँ जी सत श्री अकाल मैम। कॉन्टेक्ट नंबर मिल गया सबको? मैडम अभी नहीं मिला था थोड़ा कंटैक्ट नंबर ये स्क्रीन पे आ गया बेटा, ट्राई टू सेव दैट नंबर। दैट इज स्क्रीन नंबर मैडम तानू दिख रहा नहीं है। 7838 एक मिनट डबल जीरो तानू ऐड कर लेते 78। 7838। मैम एक मिनट वो ऐड नहीं हुआ। एक मिनट मैम दोनों एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट एक मिनट 78 मैम 7838 38 डबल जीरो 00 3167 31 67। 6 किन्ने नाम पे ऐड करना मैम? कमलप्रीत के नाम पे ऐड करना है। नहीं नहीं नहीं, धर्मेंद्रा। धर्मेंद्र ये मैडम एक बार बता सकती है कौन है धर्मेंद्र? ये आपका गाइड है। ही सपोज टू गाइड यू, ठीक है? मतलब उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में किसका डेडिकेशन काउंसलर काउंसलर जो असाइनमेंट है या एग्जाम सपोर्ट है ये? बिल्कुल। अच्छा मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ मैम इतना दसो मैंने अब ये वही गल्ला होंगी है मेरी काउंसलर से तुम चंगी तरह जानती होंगी आप। एक रियंका नाम की एक डब्बी नाम की एक मैडम है जो एकेडमिक सपोर्ट से है। उन्होंने मेरे को दसा है कि 30 तारीख के बीच लास्ट डेट है जो हम अवेलेबल रहेंगे वो अभी अवेलेबल है। मेरे पास अभी असाइनमेंट का एक नोटिफिकेशन आया है जो इसमें लास्ट डेट दे रखी है 15 तारीख का। बेटा वो आपको इन्हीं से बात करनी पड़ेगी, उस चीज की मेरे को नॉलेज नहीं है। ठीक है, मेरे को मोनोपली करवाना है। मेरे को लेट मी डिस्कस मोनोपली विद यू। ठीक अच्छा है मैडम अजय मैडम इतना दसो 5 सब्जेक्टों का असाइनमेंट होगा एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट है? बेटा, वो भी वही बताएंगे, बिकॉज आई एम नॉट, मतलब कि मेरे पास रहता है आपका लेक्चर के लिए। ठीक है, हाँ तो मेरे को मैडम थोड़ा सा मोनोपली पढ़ा लेने दो, आपका ये टॉपिक हो जाएगा, नहीं तो रह जाएगा बेटा। अभी बहुत सारे बच्चे हो, 150 स्टूडेंट्स आर देयर। तो लेट मी हाँ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोनोपली टू यू पीपल। वी हैव 10 minutes विद अस। अच्छा ठीक है, अच्छा टाइम इनका वेस्ट मत करो बच्चे। ठीक है मैम धर्मेंद्र नाम है ना इनका धर्मेंद्र। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, मोनोपली क्या होती है और मोनोपली में हम लोग प्राइजेस कैसे फिक्स करते हैं? ठीक है, मोनोपली में जब भी हम लोगों ने प्राइजेस की बात करनी है, फिक्सेशन की बात करनी है, मोनोपली इज अ मार्केट कंडीशन। मोनोपली का जो क्लियर कट डेफिनेशन आती है, मोनोपली इज अ मार्केट कंडीशन वेयर देयर इज ओनली वन सेलर हु इज गोइंग टू कंट्रोल द इंटायर मार्केट। डेफिनेटली एक क्लास में मैंने करवाया है, मेरे को एग्जांपल आज तक लर्न है। आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ अ डॉक्टर टू यू पीपल की मार्केट। बेटा अपना अपना माइक सब ऑफ करो। ठीक है, मार्केट में एक डॉक्टर है जिसकी मोनोपली है, जिसकी मेडिसिन सबको सूट करती है। ठीक है, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम एवरीबडी प्रेफर टू टेक मेडिसिन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो उसकी मोनोपली है, वो कोई भी प्राइस किसी भी पर्सन से चार्ज कर सकता है। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मोनोपली। मोनोपली क्या अर्न करता है? मोनोपली शॉर्ट रन में बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। दैट पर्सन इज सपोज टू अर्न एक्सेसिव प्रॉफिट इन अ शॉर्ट रन। ठीक है, तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इस डायग्राम में देखो तीन चार चीजें हैं। फर्स्ट इट इज मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज Ma'am, कॉस्ट। sorry to disturb you. यस सर।
मैम ये स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है मैम, कुछ मतलब बस ये फाइल दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा। आप जो डायग्राम बोल रहे हो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा मैम। जस्ट कैन जस्ट यू प्लीज चेक सिंगल मैम? मिनट। हाँ, नहीं दिख रहा है, डेफिनेटली डेफिनेटली। मैं चेक करती हूँ एक बार। अब देखो। नहीं मैम, अभी नो भी मैम। नहीं है। नो मैम। नो मैम, ये अभी तक नहीं नहीं है। है। नो मैम। एक मिनट। नो मैम। अभी तो होना चाहिए। यस नाउ यस इट्स फिक्स मैम। मैम। यस ठीक मैम। है। अब इस डायग्राम में देखो, वी हैव मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट मार्जिनल रिवेन्यू कॉस्ट फ्रॉम बिलो। ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है, वेयर एम सी इज इक्वल टू ए आर, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कट कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट को। ये एक पॉइंट बना मेरा इक्विलिब्रियम का, क्योंकि जो मेरी बेसिक प्रॉपर्टी है एम सी इज इक्वल टू एम आर, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। ठीक है। तो यहाँ पे जब इसने कट किया मार्जिनल रिवेन्यू को, तो मैंने इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया। एक्सटेंड कहाँ तक किया? एवरेज रिवेन्यू तक। यहाँ तक क्लियर है? तो जब मेरी एवरेज मैम कॉस्ट रिपीट प्लीज, जो फास्ट से रिपीट करिए। बेटा इस डायग्राम में क्या आ रहा है, मेरी कॉस्ट कम है और मेरे रिवेन्यूज ज्यादा है। जो ये शेडेड पोर्शन दिखा रहा है, दैट विल बी द प्रॉफिट विच इज बीइंग अर्न्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन द शॉर्ट रन। थोड़ा सा देखो इसको ध्यान से, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने क्या इंडिकेट किया है? इसमें मैंने इंडिकेट किया है जो हमारी कॉस्ट है वो मेरे रिवेन्यू से कम है। जब मेरी कॉस्ट मेरे रिवेन्यू से कम होगी तो दिस विल बी अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट। तो शॉर्ट रन में ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर रही है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? कैन वी मूव फर्दर? नहीं हुआ? दो प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज, आप कोई भी कर्व बनाते हो, ठीक है। हम लोग, अगर मैंने मोनोपोली के केस में प्रॉफिट इंडिकेट करना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट हो रहा है, दैट हैज बीन इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। इन चारों का मैं मीनिंग दोबारा से तुम लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि एडिशनल एक यूनिट मैंने और प्रोड्यूस की थी, उससे मेरे को प्रॉफिट कितना प्रोड्यूस हुआ। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? वो यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरी कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई। एवरेज रिवेन्यू क्या होता है? सम टोटल का एवरेज निकाला। 10 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की थी, ठीक है, उसका एवरेज क्या निकला। एवरेज कॉस्ट मतलब कि उसका प्रॉफिट क्या आया। एवरेज कॉस्ट मतलब मेरी कॉस्टिंग पर यूनिट क्या आ रही है। यहाँ तक ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट्स क्लियर है। उसके बाद आता है बेसिक प्रॉपर्टीज। दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। बेटा ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आपको ऐसे ही लर्न करनी पड़ेंगी, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि दीज प्रॉपर्टीज इज बीइंग गिवन बाय द इकोनॉमिक्स। ठीक है, और ये मेंशन है आपकी बुक में, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो शॉर्ट रन में हमें क्या होता है? शॉर्ट रन में हमें प्रॉफिट होता है। ये वाला इंडिकेशन आप देख रहे हो, जब मेरी एवरेज कॉस्ट कम है मेरी एवरेज रिवेन्यू से। जब कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, थोड़ा सा देख के एक बार समझने की कोशिश करो, एक बार बुक में देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, उसके बाद आता है आपका मोनोपोली को लॉस कब होता है। ठीक है, मोनोपोलिस्ट को लॉस होता है कई बार हमारे पास लॉन्गर रन में, अगर वो ज्यादा पैसे चार्ज करने शुरू कर देता है, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू विजिट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम में देखो, लॉस इंडिकेट करने के लिए एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू सेम जा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट भी आपकी वैसे ही तरीके से जा रही है, सेम प्रोपोर्शनेट, ये तीनों लाइन सेम है। बट देयर इज वेरिएशन। वेरिएशन कहाँ पे किया? वेरिएशन किया एवरेज कॉस्ट में। एवरेज कॉस्ट में इसको ऊपर चली गई ये लाइन, ऊपर गई। जब यहाँ पे ई पॉइंट आया, इसका कट करके हम इसको ऊपर लेके गए। मेरे जब एवरेज रिवेन्यू से मेरी कॉस्ट अगर ज्यादा हो गई, तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ लॉस। यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से 50% अब आपको क्लियर हो गया होगा। मैं 100 तो नहीं बोलती हूँ, बट 50% आपको क्लियर हो गया होगा। मैम कॉन्सेप्ट इज क्लियर, बट ये जो चार्ट है ना, मतलब ऐसा चार्ट कभी पहले प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, इसीलिए जो देखो, प्रॉब्लम है। चार्ट में ना सिंपल आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, कि प्रॉफिट कब हो रहा है और लॉस की सिचुएशन कब हो रही है। देयर इज ओनली वन लाइन, देयर इज वेरिएशन, दैट इज ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है इस चार्ट में। हाँ, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, मतलब चार्ट का जो स्ट्रक्चर है ना, ये बोल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का चार्ट पहले कभी हुआ नहीं था, दैट्स व्हाई। आप एक बार बुक फॉलो करो। ठीक है, जो आपको गाइडलाइन, मतलब पोर्टल आपके पे पास जो असेसमेंट शीट्स भी आई हुई है ना, जो आपके पास स्टडी मटेरियल भी आया हुआ है, सेम चार्ट्स हैं उसमें ये। नहीं आया कुछ, जो है है पोर्टल में। है आप पढ़ो, मेरे पास वो पूरी बुकलेट्स अवेलेबल है, मैंने वहीं से तो कॉपी की है ये। पोर्टल में होगा क्या, एलएमएस पे? एलएमएस में चेक करो, आपके पास असेसमेंट शीट्स हैं। फिर हाँ, एक एलएमएस पॉइंट पे आता है होगा। आपका, व्हाट डू मीन बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? प्राइस मोनोपोली के केस में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या कहता है? देखो, मैंने पहले भी तुम्हें मोनोपोली का एग्जांपल दिया था। मोनोपोली इज सपोज टू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर्स। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट आ गया ना इसमें। मैं गई तो मेरे से डॉक्टर ने कुछ भी चार्ज नहीं किया। ठीक है, द डॉक्टर इज नॉट सपोज टू चार्ज एनीथिंग फ्रॉम मी। बट व्हेन यू आर सपोज टू विजिट द डॉक्टर, दे आर सपोज टू चार्ज 1000 रुपीज फ्रॉम यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? देयर कंसेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल एग्जिस्ट इन मोनोपोली। तो मोनोपोलिस्टिक क्या कहता है, मोनोपोली क्या कहती है? मोनोपोली कहती है देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली अपनी पसंद से अपने रूल्स रेगुलेशंस, क्योंकि मोनोपोली के ऊपर देयर इज नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मोनोपोलीज के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। जो भी प्राइस वो चाहे, दैट पर्सन इज इंडिविजुअली सपोज टू चार्ज, वो ले सकता है, मार्केट से चार्ज कर सकता है। मोनोपोली सपोज टू रन इंडिपेंडेंटली, उसका कोई भी रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। इंडिपेंडेंट बिजनेस वो रन कर रहा है अपना, क्योंकि आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ डॉक्टर टू यू पीपल। ठीक है, तो मोनोपोलिस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं, उसका कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। किसी को भी मेडिसिन चाहिए, मतलब कि जो आराम आता है उसकी मेडिसिन से, उसी की मेडिसिन से आता है, और किसी की मेडिसिन से नहीं आता है। दैट्स व्हाई द कंसेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल एग्जिस्ट अंडर इट, कि दैट पर्सन इज सपोज टू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर एज पर देयर विश। वो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो उस पर्सन के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पैसे चार्ज कर रहा है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्लियर है? यही लिखा हुआ है, वेंडर हर बंदे से अलग पैसा चार्ज कर सकता है। दे हैव प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब more money from one individual and less money from the another individual. मैक्सिमम प्रॉफिट एक मोनोपोलिस्टिक अर्न करता है। एक्सेस इन्वेंट्री उसके पास, गेट राइट ऑफ मतलब उसके पास ज्यादा इन्वेंट्री नहीं होती है। बेनिफिट इंजॉय करता है इकोनॉमी ऑफ स्केल्स का। जितने ज्यादा लोग उसके पास आएंगे, दैट मच अमाउंट ऑफ मनी दैट इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी अर्न। इंटरनेशनल मार्केटिंग भी कर सकता है दैट पर्सन इज, क्योंकि उसकी मोनोपोली है, दैट पर्सन इज होल्डिंग मोनोपोली, दैट पर्सन विल एंजॉय एनीथिंग।
ये रहता है आपका कंसेप्ट, दैट इज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। मोनोपोली मिलता किस किस को है स्पेशली? हाँ, मोनोपोली मतलब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था, वी हैव नॉट डिस्कस मोनोपोली इन द क्लास। तो मेरे को था, मेरे पास आई हैव 5 or 10 minutes, तो वी डिस्कस दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन द क्लास। ठीक है, चलो। Ma'am, can you please share the PDF file? Definitely I'll share that PDF files with you people, don't worry. I have मतलब कि 10 to 12 PDF files, मतलब कि जो भी हम लोग लेक्चर्स लगा चुके हैं, definitely I'll share that PDF files with you people. As actually this is my first lecture, I have हाँ, this is not first lecture. ठीक है, hello, am I audible? now you are audible to me. Yes, ma'am. Ma'am, basically this was my first lecture. Okay, this is your So first I lecture. Yes, ma'am. So I want all the PDF files to be shared to me. So that's why. Vivek, definitely I'll share the PDF file with the concerned persons. ठीक है, they are going to share with you people. Okay, ma'am. Thank you. Otherwise, you're having study material that slides are similar. Like there is no up and down. I'll share that slides with this particular group. Definitely, I'll confirm from Rahul, and definitely I'll share that slides with you. Not an issue. Thank you, everyone. Ma'am, can you please show us all the slides? What? Ma'am, can you please show us all the slides क्योंकि कोई so कोई we बाद में can take ज्वाइन a किया है ना, screenshot? These तो पहले slides. से स्लाइड कर दीजिए। Yes, ma'am. हाँ Definitely, हाँ हाँ। this is market structure. बड़ा हेलो। स्क्रीन में करिए, This is market structure. स्क्रीन साइज। ठीक है? ओके This is monopoly, meaning हेलो yes. ओके। मैम, मुझे ना असाइनमेंट के बारे में पूछना था। मेरा वो नेट नहीं चल रहा था, आपने कुछ बताया था असाइनमेंट के बारे में। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था धर्मेंद्र सर ही बताएंगे। आई एम नॉट अच्छा। द कंसर्न पर्सन फॉर असाइनमेंट्स। मोनोपोली का मीनिंग, द ओरिजिन ओके। ऑफ मोनोपोली। ठीक है? प्राइसिंग अंडर मोनोपोली। ठीक है, दिस वाज अ रेवेन्यू चार्ट, टोटल रेवेन्यू कितना, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, प्रॉफिट इन मोनोपोली मार्केट, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, conditions of price discrimination, goal, monopolistic competition, features of monopolistic competition, diagram, the difference between perfect competition, monopoly, and मैम डायग्राम अगेन monopolistic. दिखाइए, मिस हो गया डायग्राम वाला। Yellow. हाँ ये वाला, एक सेकंड। हाँ ठीक है। The difference between monopoly, monopolistic competition, and perfect competition. These are 2 slides. ठीक है? Thank you. Thank you, ma'am. ओके।